स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी जी की जीएस में। आज हम फिर से आईसीटी से संबंधित जो भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, एमसीक्यूज़ हैं जो कि एग्जाम्स में आ चुके हैं, उनको हम देखने जा रहे हैं, जो कि आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो देखिएगा, पहला हम प्रश्न देख रहे हैं इसमें। अब हम निम्नलिखित में से कौन निवेशी या इनपुट डिवाइस नहीं है। मैंने आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बता रखा है अपनी वीडियोस में। तो देखिए, कीबोर्ड क्या है, ये आपका एक इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर आपका इनपुट डिवाइस नहीं है, क्योंकि मॉनिटर पे आपको दिखाई देता है स्क्रीन पे, इस पर कुछ डिस्प्ले होकर के आता है। सो दिस इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस बट दिस इज़ एन आउटपुट डिवाइस। जॉयस्टिक ये भी आपका एक क्या है, इनपुट डिवाइस है। मैंने आपको बताया था, इसके माध्यम से हम गेम्स आदि को खेलते हैं। और माइक्रोफोन ये भी आपका एक इनपुट डिवाइस है। तो मॉनिटर आपका इनपुट डिवाइस नहीं है, यह सॉफ्ट कॉपी प्रदान करने वाली लोकप्रिय आउटपुट डिवाइस है जो डेटा और सूचनाओं को प्रदर्शित करता है। ठीक है, कंप्यूटर पर किए जाने वाले प्रत्येक कार्य को सूचना देकर यह कंप्यूटर और यूज़र यानी उपयोगकर्ता के बीच संबंध स्थापित करता है। तो देखिए, मॉनिटर का वर्गीकरण डिस्प्ले के आधार पर और तकनीक के आधार पर। डिस्प्ले के आधार पर मोनोक्रोम और दूसरा कलर, ये आपके दो टाइप्स हो गए। और टेक्निक के आधार पर या तकनीक के आधार पर CRT, दूसरा है आपका LCD। दोनों की मैंने आपको फुल फॉर्म बताई थी, कैथोड रे ट्यूब, और LCD का क्या था, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, तो इनके आधार पर आप यदि आप इनसे संबंधित वीडियोस देखना चाहें तो आप मॉर्निंग वाली वीडियोस को जाकर के देख सकते हैं। आगे चलिएगा, जब कंप्यूटर बूटिंग कर रहा हो तो मेमोरी में BIOS देखिए, मैंने आपको बताया था BIOS किसके द्वारा लोड किया जा रहा होता है। तो ये आपका जब कंप्यूटर बूटिंग कर रहा हो तो मेमोरी में BIOS ये जो है किसके द्वारा लोड किया जा रहा होता है, रोम के द्वारा। रोम का फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी। और ये मैंने आपको बताया था वीडियोस में कि ये 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन से टाइप होते हैं, फटाफट कमेंट करके आप मुझे बताइएगा। और BIOS है ना, इसकी फुल फॉर्म क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिएगा, एक प्रोग्राम जो एक सिस्टम पर सभी इनपुट एवं आउटपुट डिवाइसों के बीच संचार या कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है, वो क्या कहलाता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहलाता है। बायोस या BIOS आमतौर पर कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर रोम चिप के रूप में पाया जाता है। और देखिए, रैम की फुल फॉर्म इन्होंने दे रखी है, आपको बता रखी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की रीड ओनली मेमोरी। CD रोम की कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो किसी प्रोग्राम को वार मशीनी भाषा में अनुदित करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, यानी ये क्या करेगा कंप्यूटर प्रोग्राम कि किसी प्रोग्राम को, ठीक है, व्यक्तव्यवार है ना, यानी कि लाइन टू लाइन ये आपका मशीनी भाषा में चेंज कर देगा। ठीक है, तो देखिएगा, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे इंटरप्रेटर। ठीक है, इंटरप्रेटर उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में दिए गए निर्देशों को निम्न स्तरीय भाषा में ट्रांसलेट करता है। यह हर निर्देश को एक एक कर ट्रांसलेट या अनुवाद करता है। यह क्या करता है, जो भी आपका निर्देश है, इंस्ट्रक्शन है, उसको एक एक लाइन करके ये अनुवाद करेगा। जबकि देखिए, मैंने आपको अपने वीडियोस में बताया था, कंपाइलर ये क्या करता है, ये भी सेम काम करता है। यानी कि ये भी जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है उसको लो लेवल लैंग्वेज में यानी मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करता है। बट ये पूरा का पूरा जितना भी मैटर है, ये पूरा का पूरा मैटर एक बार में कर देगा। ठीक है, आगे चलिएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक हार्ड डिस्क ट्रैक्स में विभाजित होती है। ये आपका प्रश्न लास्ट टाइम आपका UGC की परीक्षा में आया था। देखिए, UGC में तो आया था, UPHESC की परीक्षा में भी आया था। एक हार्ड डिस्क ट्रैक्स में विभाजित होती है जिसे निम्नलिखित में और उप विभाजित किया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं हम सेक्टर्स। क्या कहते हैं, सेक्टर्स मेमोरी डिस्क की सबसे छोटी इकाइयाँ जिस पर डेटा को लिखा जाता है वो आपका सेक्टर्स कहलाता है। हार्ड डिस्क कंप्यूटर की प्रमुख डेटा स्टोरेज डिवाइस है। यह डिस्क एक बॉक्स या मॉड्यूल के अंदर रीड एवं राइट हेड के साथ सील रहता है। रीड एवं राइट हेड डिस्क के किसी भी ट्रैक के किसी भी सेक्टर को सीधा पढ़ा या लिखा जा सकता है।
आगे देखिएगा, एक व्यक्तिगत कंप्यूटर के जिस सर्किट बोर्ड पर बहुत सारे चिप्स लगे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? मदरबोर्ड कहते हैं। मदरबोर्ड कंप्यूटर का प्रमुख हार्डवेयर डिवाइस है। देखिए ये भी आ सकता है कि मदरबोर्ड आपका हार्डवेयर डिवाइस है या सॉफ्टवेयर डिवाइस है, तो आपको पता होना चाहिए यह एक प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस है और यह एक प्रकार का सर्किट बोर्ड होता है जिस पर माइक्रो प्रोसेसर तथा विभिन्न प्रकार के मेमोरी चिप्स लगे होते हैं। आगे देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो निम्नलिखित परिवर्तन करता है। तो बताइए इसमें से कौन सा सही होगा? अभी ऊपर बताया था, तो देखिए इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में ये ट्रांसलेट करता है। ठीक है, ऑप्शंस के अनुसार ऑप्शन नंबर बी इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए ये देखिए, कंपाइलर एक उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। यह पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में अनुवादित करता है तथा प्रोग्राम की सभी गलतियों को उनके लाइन क्रम में एक साथ सूचित करता है। जब सभी गलतियां दूर हो जाती हैं तो प्रोग्राम संपादित हो जाता है तथा मेमोरी से सोर्स प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं रहती। प्रत्येक भाषा के लिए कंपाइलर सॉफ्टवेयर अलग अलग होता है। हर भाषा के लिए जो कंपाइलर सॉफ्टवेयर होता है वो अलग अलग होता है। अगला प्रश्न देखिए, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को निम्नांकित में से किसका उपयोग करके मशीनी भाषा में बदला जा सकता है? तो देखिए, ओरेकल, मैटलैब, कंपाइलर, असेंबलर। देखिए ये एक ही तरह का प्रश्न है लेकिन कितनी अलग अलग फॉर्म्स में आया है। ठीक है, तो देखिए उच्च स्तरीय भाषा को आप मशीनी भाषा में चेंज कर सकते हैं कंपाइलर के द्वारा। अब मान लीजिए यहाँ पे कंपाइलर वर्ड नहीं होता, सपोज इंटरप्रेटर होता, तो क्या ये प्रश्न में फिर आंसर क्या बनता? तो फिर आंसर बनता इंटरप्रेटर। और मान लीजिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों होते तो फिर क्या बनता? दोनों ही सही होते आपके, है ना। तो फिर आपका आंसर होता ए और बी दोनों ही करेक्ट है, यानी कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही करेक्ट हैं। आगे देखिएगा, एक कंप्यूटर अपने डेटा में कहाँ कुछ जोड़ता है और उसकी तुलना करता है, यानी प्रोसेसिंग के वक्त एक जो कंप्यूटर होता है वो अपने डेटा को कहाँ पर जोड़ता है या कहाँ पर कंपैरिजंस का काम करता है, तो ये करता है सीपीयू में। दिस इज़ वाई सीपीयू इज़ कॉल्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू इसकी विस्तृत रूप से, जो इसका विस्तृत रूप है वो क्या है इसका? देखिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये फुल फॉर्म भी आ चुकी है एग्जाम में, और यह कंप्यूटर में होने वाली सभी गणना क्रियाओं की प्रोसेसिंग करता है। यह कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है या हृदय भी कहलाता है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से परिचालन विधि ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? तो देखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ने MS DOS की कमियों को दूर करने के लिए 1990 में विंडोज़ 3.0 जारी किया। बाद में इसके कुछ अन्य रूप जैसे विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, विंडोज़ ME, विंडोज़ विस्टा या आपका विंडोज़ 98, विंडोज़ XP, विंडोज़ ME, विंडोज़ विस्टा आदि जारी किए गए। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। तो देखिएगा, ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर आधारित होता है, यानी कि GUI पर बेस्ड होता है। क्या? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर है आपका इसमें, इसीलिए इसमें सीखना और सिखाना ये आसान हो जाता है। इसमें चित्र, ग्राफ, अक्षर आदि होते हैं। विंडोज़ पर आधारित सभी प्रोग्राम की कार्यपद्धति लगभग समान होती है। इसमें प्रोग्राम का ज्ञान दूसरे प्रोग्राम में भी उपयोगी होता है। यह मल्टीटास्किंग सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ध्यान रखिएगा, मल्टीटास्किंग सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें एक साथ कई कार्यक्रमों को चलाया और उस पर कार्य किया जा सकता है। यह एक ऑब्जेक्ट प्लस ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिएगा, कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को संचालित करने वाले कंप्यूटर प्रोग्रामों का सामुच्चय क्या कहलाता है? तो ये आपका क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। क्या? कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को संचालित करने वाले कंप्यूटर प्रोग्रामों का एक ग्रुप ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ विशेष प्रकार के ऐसे व्यवस्थित समूह या ग्रुप होते हैं जो किसी कंप्यूटर के संपूर्ण क्रियाकलाप को, सारे ही काम को ये क्या करता है? कंट्रोल करते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा,
फायरवॉल्स व्यवस्था निम्न में से किसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए उपयोग में किया जाता है? तो ये आपका जो है फायरवॉल्स, ये हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का एक समूह होता है, क्या? फायरवॉल, ठीक है। और इसका प्रयोग नेटवर्क की सुरक्षा की दृष्टि से किया जाता है। यह कंप्यूटर नेटवर्क में प्रयुक्त सभी डेटा और सूचनाओं का एनालिसिस यानी विश्लेषण करता है। यह वायरस के आक्रमण को प्रहरी की तरह रोककर कंप्यूटर की सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये किससे सुरक्षा करेगा? वायरस प्रहार से, ठीक है, फायरवॉल्स। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? तो देखिए, क्या पास्कल आपकी कंप्यूटर भाषा है? बिल्कुल सही। यूनिक्स क्या आपकी कंप्यूटर भाषा है? नहीं, यूनिक्स आपकी कंप्यूटर भाषा नहीं है। फॉर्ट्रॉन भी है, मैंने आपको बताया था, और कोबोल भी है, ठीक है। फॉर्ट्रेन, कोबोल और पास्कल ये तीनों ही आपका कंप्यूटर भाषा है, जबकि यूनिक्स जो है वो आपका क्या है? ये आपका देखिए टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जो नेटवर्क उपयोग के लिए तैयार की जाती है, जबकि पास्कल, यूनिक्स और फॉर्ट्रॉन आपकी कंप्यूटर की भाषा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, यानी कि यूनिक्स क्या है? ये आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर का मस्तिष्क जो परिधि है फेरियल्स को नियंत्रण में रखता है, उसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं उसे? तो देखिएगा, उसे हम कहते हैं CPU कंप्यूटर का मस्तिष्क, यहीं से समझ लीजिए, CPU, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और जो आपका CPU होता है ये भी आपका CU और ALU तथा मेमोरी, तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। CU यानी कि कंट्रोल यूनिट, ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और मेमोरी से मिलकर बना है, यह कंप्यूटर का दिमाग भी कहलाता है, क्या? CPU। नेक्स्ट देखिए, एक प्रलेख का पाठ, टेक्स्ट, चित्र, शीर्षक और फोटोग्राफ आदि निम्नलिखित में से किस में अंतर्निहित है? तो देखिएगा, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप प्रिंटिंग, डेस्कटॉप, देखिए मैं डायरेक्ट उत्तर बता देती हूँ, इसका आंसर होगा आपका डेस्कटॉप पब्लिशिंग। क्या होगा इसका आंसर? DPT, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ठीक है, इसका आंसर आपका ये होगा, क्योंकि इसमें टेक्स्ट, चित्र, शीर्षक और फोटोग्राफ आदि निम्नलिखित में इसमें अंतर्निहित होते हैं। DTP, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ये कंप्यूटर का प्रकाशन के क्षेत्र में उपयोग किए जाने के लिए तैयार किया गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आगे देखिए, प्रत्येक कंप्यूटर के कीबोर्ड के प्रत्येक कैरेक्टर की ASCII होती है, जिसका पूरा फुल फॉर्म क्या है? अब देखिए ये भी एक क्वेश्चन हो गया, प्रत्येक कंप्यूटर के कीबोर्ड के प्रत्येक कैरेक्टर की क्या होती है? ASCII होती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसका फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये इसका आंसर है। मैंने आपको ये बता रखा है, ASCII कंप्यूटर में उपयोग करने के लिए वर्ण इनकोड करने का एक मानक होता है। यह अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित होता है। ASCII कोड में 7 या 8 बिट का इस्तेमाल डाटा को ASCII कोड में 7 या 8 बिट के डाटा को इस्तेमाल को दर्शाने के लिए करते हैं। 7 बिट से केवल 128 कैरेक्टर को ही कोडेड किया जाता है। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि ASI कोड में 7 या 8 बिट का इस्तेमाल डाटा को दर्शाने के लिए करते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये यहाँ रिपीट हो गया है। चलिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU का कौन सा भाग आकलन करता है यह और निर्णय लेता है? तो देखिएगा, इसमें जो आपका आकलन करता है और जो निर्णय लेता है वो है आपका ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना? तो देखिए, मॉडेम एक सॉफ्टवेयर है। मॉडेम वोल्टेज, मैं डायरेक्ट आंसर पे आती हूँ। मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और इसके विपरीत बदलता है। यानी मॉडेम क्या करता है? आपका मॉडेम दो चीज़ों से मिलकर बना है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर का क्या काम है? ये क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जो डिजिटल संकेतों को किसमें चेंज करता है? ये डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में बदलकर संचार माध्यम पर भेजता है, और जो भी इसको तथा प्राप्त किए गए डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में बदलता है, ठीक है। तो डिजिटल टू एनालॉग एंड एनालॉग टू डिजिटल।
नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्टकट टू अनडू टाइपिंग। आपने कोई चीज़ टाइप करा है और आप उसको अनडू करना चाहते हैं, है ना। शॉर्टकट क्या है अनडू टाइपिंग के लिए, तो वो है आपका कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड और कंट्रोल पी किसके लिए होता है, तो ये प्रिंट करने के लिए होता है। कंट्रोल पी प्रिंट करने के लिए। कंट्रोल वाई जो है आपका, ये आपको जो भी आपने लास्ट एक्टिविटी की है यदि आप फिर से दोहराना चाहते हैं तो हम कंट्रोल वाई करते हैं। और कंट्रोल एस फॉर सेविंग, ठीक है। मतलब आपको कुछ सेव करना है, कोई डॉक्यूमेंट या कोई फाइल, तो आप कंट्रोल प्लस एस दबाएंगे। नेक्स्ट देखिए, हाइपरमीडिया डेटाबेस में सूचना बिट्स संग्रहित होती है, तो ये नोड्स के रूप में संग्रहित होती है। हाइपरमीडिया डेटाबेस में सूचना बिट्स संग्रहित होती है नोड्स के रूप में। आगे चलिए, संचार पट्टिका कम्युनिकेशन बैंड्स विड्थ निम्न जिसमें सर्वाधिक क्षमता है तथा जो माइक्रोवेव केबल तथा फाइबर ऑप्टिकल्स लाइंस के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसे बताइए क्या कहते हैं। मैंने आपको बताया था, उसे कहते हैं हम ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड कहते हैं, ठीक है। इसमें जो है बहुत ज़्यादा क्षमता होती है और इसमें जो है माइक्रोवेव केबल और आपका फाइबर ऑप्टिकल्स लाइंस के रूप में इसे हम यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑपरेटिंग सिस्टम्स, तो देखिए यूनिक्स, मैंने आपको पहले बताया था यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अब इसमें से आप देख लीजिए एक किस किस में, इन तीनों में है, इसमें नहीं है तो डी आपका डिलीट हो जाता है। देन आपका क्या है सेकंड ऑप्शन उबंटू, ठीक है। तो क्या उबंटू आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, हाँ ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब देख लीजिए बी ऑप्शन किस में है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो ये आपके एलिमिनेट हो गए। और जबकि आपका ए बी सी तीनों इसमें है, मैक यूनिक्स और उबंटू ये आपके क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है। जबकि एडा ये क्या है आपकी, ये आपकी लैंग्वेज है एडा। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर डिवाइस पर दूसरे सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन को चलाने की अनुमति प्रदान करते हैं। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम इन्होंने दिए हैं, यूनिक्स, मैक, विंडो विस्टा, उबंटू, विंडोज़ 7, 8, 10, विंडोज़ एक्सपी। यहाँ पर जो एडा दिया गया है ये क्या है, तो देखिए एडा जो है आपका, ये आपकी एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे एडा के नाम से हम जानते हैं। ये एक मजबूत, संरचित और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका उपयोग महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर जैसे कि आपका रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम और बड़े पैमाने पर एंटरप्राइजेस एप्लीकेशन विकसित करने के लिए किया जाता है। और इसका नाम एडा क्यों है, क्योंकि इसको जो है एडा ने ही इसको विकसित किया था। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, ऑगस्टा, एडा, किंग इन्होंने किया था तो इसीलिए इसको एडा बोलते हैं। आगे चलते हैं, रैम पद का क्या अभिप्राय है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, आपको पता है रैंडम एक्सेस मेमोरी है, तो देखिए इसका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो आपका क्या होगा। रैम क्या है, तो रैम आपका एक ऐसी मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको पढ़ा भी और लिखा भी जा सकता है, ठीक है। और रोम क्या होती है, केवल रीड ओनली मेमोरी, जिसको केवल आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर प्रयोग में लाया गया था। ये मैंने आपको सब बताया था, जो कंप्यूटर की पीढ़ियाँ मैंने आपको कराई थी। तो देखिए पहली पीढ़ी का जो कंप्यूटर था उसमें आपका वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुआ था। सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर्स का यूज़ हुआ था। थर्ड वाली में आपका इंटीग्रेटेड, ठीक, फर्स्ट सेकेंड जनरेशन देन योर थर्ड जनरेशन, ठीक है। और VLSI ये आपकी कौन सी पीढ़ी में हुआ था यूज़, बताइए, इसको आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, एरिक मेडलाइन और ABI फॉर्म इत्यादि किसके उदाहरण हैं। तो देखिएगा ये आपके उदाहरण है किसके, इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस के, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस के उदाहरण है कौन कौन से, एरिक, मेडलाइन और एबी या इनफॉर्म, ठीक। नेक्स्ट देखिए, CPU के दो प्रमुख अवयव हैं, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और ALU, क्योंकि इसमें दो ही दिए हैं और अगर मेमोरी भी दिया होता तो तीनों ही आपके हो जाते। आगे देखिएगा,
Which of the following devices enables a computer to transmit data over telephone lines? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन पर डेटा संचारित करने में सक्षम बनाता है? तो देखिए, ये मैंने आपको बताया था मॉडेम। मॉडेम जो डिवाइस होता है ये कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन पर डेटा संचारित करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, देखिए मॉडेम शब्द मॉड्यूलेटर के MO और डीमॉड्यूलेटर के डेम से मिलकर बना है, जो इसकी कार्यप्रणाली को दर्शाता है। ठीक है, और ये जो है आपका कंप्यूटर को टेलीफोन या केबल से डाटा भेजने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। यह एक प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस है जो एनालॉग और डिजिटल डेटा के बीच वास्तविक समय में दो तरफा नेटवर्क संचार के लिए परिवर्तित करता है। यह कंप्यूटर या राउटर को ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़ता है। और देखिए, हम जानते हैं कि कंप्यूटर केवल डिजिटल डेटा को समझ सकता है और टेलीफोन लाइन में एनालॉग डेटा होता है, इसीलिए यह युक्ति एनालॉग डेटा को मॉड्यूलेशन करके उसे डिजिटल डेटा में चेंज कर देता है। कौन? मॉडेम। और जो कंप्यूटर के समझने के लिए फिर आसान हो जाती है, और इसी प्रक्रिया को डीमॉड्यूलेशन करके हम एनालॉग डेटा में परिवर्तित कर देते हैं। किसके द्वारा? मॉडेम के द्वारा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कौन कौन से कथन सही हैं या नहीं है, इनको हमें देखना है। तो देखिए, ICT एक परिवर्णी है जिसका तात्पर्य है इंफॉर्मेशन एंड कम्पिटिटिव टेक्नोलॉजी। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है इसकी फुल फॉर्म। और देखिए, तो इसलिए आपका P गलत हो जाता है। दूसरा क्या है? समावेशी शिक्षा में अधिगम समर्थन के लिए ICT का प्रभावी उपयोग सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अच्छे शिक्षण का उदाहरण है। बिल्कुल सही। अगर हम ICT का यूज़ करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से लर्निंग या अधिगम संभव है। नेक्स्ट देखिएगा, हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, सॉफ्टवेयर जिसे आप निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं, किंतु ट्रायल अवधि के पश्चात इसका प्रयोग जारी रखने के लिए आपको भुगतान करना पड़ता है। यानी शुरू में क्या होता है ना, कि कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं, फ्री यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय जब आप उसका यूज़ कर लेते हैं, कुछ समय के बाद आपको उसका पेमेंट करना पड़ता है। तो ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है शेयरवेयर। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? ये शेयरवेयर जो है ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे एक प्रचार के तहत इंटरनेट से डाउनलोड करने की सुविधा दी जाती है। यह सुविधा केवल कुछ समय के लिए होती है और कुछ इसका ट्रायल पीरियड होता है। ट्रायल के लिए मिलने वाले समय के बाद यदि आपको वो सेवा या सुविधा पसंद आ जाती है तो इलेक्ट्रॉनिक यूज़र लाइसेंस एग्रीमेंट के नियमों के अनुसार आप उसके लिए निर्धारित पेमेंट करके उसे डाउनलोड करके परमानेंटली आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? देखिए, इसको हम कहते हैं शेयरवेयर। रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, मैं डायरेक्ट इसमें उत्तर पर आती हूँ। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये देखिए, परिवर्तनीय है। रैंडम एक्सेस मेमोरी परिवर्तनीय है और कंप्यूटर सिस्टम में रैम की मात्रा से उसका कार्य निष्पादन प्रभावित होता है। रैम एक प्राथमिक मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है रैम, जिसका काम कंप्यूटर में कार्य के दौरान स्मृति भंडार को बनाए रखने से है। जिस कंप्यूटर में रैम की मात्रा अधिक होगी उस कंप्यूटर के कार्य करने की गति भी अधिक होगी। इसे कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है। किसको? रैम को, रैंडम एक्सेस मेमोरी को। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू? मॉडेम इज अ नेटवर्किंग डिवाइस, मॉडेम इज अ वोल्टेज स्टेबलाइजर, मॉडेम कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल्स टू डिजिटल सिग्नल्स एंड वाइस वर्सा। वेरी करेक्ट, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अभी हमने मॉडेम के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो देखिए, मॉडेम एनालॉग संकेतों को डिजिटल संकेत में और डिजिटल संकेत को एनालॉग संकेत में बदलता है। मैंने आपको मॉडेम के बारे में अभी बताया था। और देखिए, क्या मॉडेम एक वोल्टेज स्टेबलाइजर है? बिल्कुल गलत। मॉडेम एक नेटवर्किंग युक्ति है। बिल्कुल सही। तो आपका 1 और 3 करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाना चाहिए। आगे देखिएगा, निम्नलिखित कंप्यूटर संघटकों में से कौन सा पहुंच की गति की दृष्टि से सबसे द्रुत है, यानी सबसे फास्ट कौन सा है, फास्टेस्ट कौन सा है इन ऑप्शंस में से? USB ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव,
हार्ड डिस्क ड्राइव या रैम। तो रैम जो है वो आपका सबसे तेज़ है ना, इसकी जो गति की दृष्टि से यदि हम बात करें तो रैम आपका फास्टेस्ट होता है इन चारों गिवन ऑप्शंस में से, और ये आपकी प्राथमिक मेमोरी होती है, ठीक है, और इसको हम डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क उपकरण नहीं है? तो देखिए इसमें जो आपका नेटवर्क उपकरण, मैंने आपको बताया था राउटर भी होता है, हब भी होता है, स्विच भी होता है, जबकि सीपीयू तो नहीं है ना। सीपीयू तो आपका क्या है, ये तो आपका कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है ना, प्रोसेसिंग करता है। तो देखिए नेटवर्किंग हार्डवेयर, नेटवर्किंग उपकरण होते हैं गेटवे, राउटर, नेटवर्क ब्रिजेस, स्विच, हब, रिपीटर आदि। और नेटवर्क उपकरण में कुछ हाइब्रिड नेटवर्क उपकरण भी शामिल होते हैं, जैसे मल्टी लेयर स्विच, प्रोटोकॉल कन्वर्टर्स, ब्रिज राउटर्स, फायरवॉल और नेटवर्क इंटरफेस आदि। जबकि सीपीयू आपका नेटवर्क उपकरण नहीं है। आगे देखिए कंप्यूटर वायरस है। क्या है कंप्यूटर वायरस? सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, या ये बैक्टीरिया है? तो कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके कंप्यूटर में आ जाता है और आपकी जो फाइल्स हैं फिर वो करप्ट हो जाती हैं, ठीक है। ये देखिए कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। कंप्यूटर वायरस अपने आप कंप्यूटर में आ जाने वाला प्रोग्राम कोड है जो बाहरी स्रोतों द्वारा तैयार किया जाता है। वायरस शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1972 में डेविड गैलरोल्स, किसने? डेविड गैरोल्डस ने अपने उपन्यास व्हेन हार्ली वॉज में किया था। और देखिए परंतु पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? एल्क क्लोनर था। कौन सा था? एल्क क्लोनर, जो इन द वाइल्ड ने प्रकट किया था। यह कंप्यूटर वायरस एप्पल डॉस 3.3 ऑपरेटिंग सिस्टम में फ्लॉपी डिस्क के द्वारा फैलता था। इसकी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यदि आपके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं हो तो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिएगा सॉफ्टवेयर को RAM से यानी रैम से सेकेंडरी स्टोरेज में रखा जाता है और फिर CPU द्वारा क्रियान्वित होता है। सर्च इंजन ऐसी सॉफ्टवेयर प्रणाली है जो विश्वव्यापी www पर सूचना तलाश करने के लिए अभिकल्पित किया जाता है। तो देखिए इसमें जो आपका ऑप्शन है केवल B वाला सही होगा, ठीक है, क्योंकि www पर ही आप सूचना तलाश करने के लिए यूज़ करते हैं। आगे देखिए डेटाबेस WOS यानी कि वेब ऑफ साइंस की फुल फॉर्म क्या है? वेब ऑफ साइंस। ये देखिए वेब ऑफ साइंस ये क्या है? जिसे पहले ज्ञान के वेब के रूप में जाना जाता था। एक वेबसाइट है जो कई डेटाबेस के लिए सदस्यता आधारित पहुंच प्रदान करती है, जो अलग अलग शैक्षणिक विषयों के लिए व्यापक उदाहरण डाटा प्रदान करती है। यह मूल रूप से इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन द्वारा निर्मित किया गया था और वर्तमान में क्लेरिनेट एनालिटिक्स, जो कि पहले थॉमसन राइटर्स का बौद्धिक संपदा और विज्ञान व्यवसाय द्वारा बनाए रखा गया है। फिलहाल इन शॉर्ट इसका फुल फॉर्म देख लो, WOS का है वेब ऑफ साइंसेस। नेक्स्ट है हमारा से कौन सी संग्रहण युक्ति सर्वाधिक आंकड़ा संग्रहित करती है? तो देखिए ये तो हम सबको ही पता है कि सबसे ज़्यादा जो डेटास को सेव करती है वो आपकी हार्ड डिस्क करती है ना। कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क, इन सब की कंपैरेटिवली कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली हार्ड डिस्क एक ऐसी संग्रहण या स्टोरेज डिवाइस है जो सबसे ज़्यादा डेटा को सेव करती है। हार्ड डिस्क को C ड्राइव के नाम से भी जानते हैं। हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी और स्थायी डेटा स्टोरेज डिवाइस है। यह मैग्नेटिक मटेरियल से बना होता है। अब देखिए हार्ड डिस्क के डेटा ट्रांसफ़र और डेटा को भंडारण करने की अवधि अलग अलग होती है। इसके आधार पर ये दो प्रकार का होता है, पाटा ड्राइव्स एंड साटा ड्राइव्स, ठीक है। और इसके अलावा देखिए हार्ड डिस्क कंप्यूटर सिस्टम से किस प्रकार से जुड़ा होता है, इसके आधार पर भी ये दो प्रकार का होता है, इंटरनल हार्ड डिस्क और दूसरा है आपका एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। अगला देख लेते हैं कंप्यूटर से संबंधित गतिविधियों में किसी भाषा अनुवादक के वर्णन के लिए निम्नलिखित में से कौन अनुपयुक्त है? अनुपयुक्त कह रहे हैं, उपयुक्त नहीं कह रहे हैं, ध्यान दीजिए वर्ड्स को। तो देखिए असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये तीनों ही क्या करते हैं? अनुवाद करते हैं, ठीक है। कोडैक नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए
निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा है? डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, कृत्रिम बुद्धि या पाइथन? तो देखिए पाइथन जो है आपकी, ये आपकी प्रोग्रामिंग भाषा है। देखिए पाइथन के बारे में मैंने आपको बताया भी था। पाइथन क्या होती है? एक प्रोग्रामिंग भाषा होती है। यह एक उच्च स्तरीय भाषा है जो आज की कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई की दुनिया में तेज़ी से बढ़ रही है। इस भाषा का उपयोग डेस्कटॉप ग्राफिकल यूआई अनुप्रयोग, वेबसाइटों और वेब अनुप्रयोगों को विकसित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, हमारे पास बहुत सारी भाषाएं, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। C++, जावा, बहुत सारी हैं, पाइथन वगैरह, कोबॉल, बहुत सारी हैं। ठीक है, अब देखिए पहली बार ये जो है 1989 में पाइथन को डेवलप किया गया था। और किसने किया था? गुइडो वैन रोसुम ने। किसने? गुइडो वैन रोसुम ने। नेक्स्ट देखिएगा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कौन सा कथन सही है? देखिए डायरेक्ट उत्तर पर आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो यूज़र्स और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कोई भी कंप्यूटर केवल एक अनियंत्रित मशीन मात्र है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम इस हार्डवेयर को काम करने योग्य बनाता है और हार्डवेयर के ऊपर अन्य सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को भी चलने युक्त सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कथन ओएस पेरिफेरल्स को नियंत्रित करता है तथा मेमोरी और प्रोसेसर टाइम का आवंटन करता है। ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर के संबंधों को एक आरेख चित्र के माध्यम से समझा जा सकता है। देखिए ये यूज़र है, ये एप्लीकेशन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम देन हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम की संरचना यूज़र और हार्डवेयर के बीच में दिखाई है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोप्राइटरी सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? प्रोप्राइटरी, तो देखिए लाइनेक्स, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। तो देखिए इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। ये एक प्रोप्राइटरी सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसे हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन करने के लिए डिज़ाइन किया गया होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे अच्छा उदाहरण ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है जिसका प्रयोग कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने के लिए किया जाता है। तो देखिए आपका जो सही उत्तर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ प्रोप्राइटरी सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। लास्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं, फिर बाकी के क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे। कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ, कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या क्या शामिल होता है? तो देखिए कंप्यूटर हार्डवेयर की बात हो रही है ना, तो देखिए कंप्यूटर टेबल नहीं, सॉफ्टवेयर नहीं क्योंकि हार्डवेयर की बात है। देखिए मॉनिटर एंड सीपीयू बोथ आर द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। तो देखिए यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को समाप्त कर रही हूँ। यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो आप इनको चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।